फ्रांस पर आतंकी हमले के बाद जहां दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होने की तरफ बढ़ रही है, वहीं भारत में अलग अलग सियासी दलों के नेताओं के अलग अलग बोल सुनाई पड़ रहे हैं। बयानों के जरिए विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने पेरिस पर हमले को लेकर एक और विवादित बयान दे डाला। कई अखबारों के वेब एडिशन में पेरिस हमले पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का भी विवादित बयान आया है। क्या है ये बयान और क्यों हो रही है ये बात, ये इस पर देखते हैं पहले ये खास रिपोर्ट, फिर मुद्दे में बढ़ते हैं आगे। तो सुपर पावर्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये कहाँ का रिएक्शन है। उस रिएक्शन में जो एक्शन हुआ था वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये सुपर पावर्स की सोचना की बात है। ये हैं विवादे आजम। यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान पेरिस पर आतंकी हमले की जब दुनिया निंदा कर रही है तो ये काम आजम खान ने भी किया, लेकिन अंदाज ऐसा मानो ये हमले जायज हों। क्या पेरिस पर हमले को जायज ठहराया जा सकता है? क्या बेगुनाहों की मौत को किसी भी तरह जायज ठहराना सही है? क्या आतंक के मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? क्या वोट बैंक मजबूत करने के लिए आतंक पर राजनीति होनी चाहिए? फ्रांस बिलख रहा है, दुनिया उसके गम में शामिल है। भारत के कई शहरों में पेरिस पर हमले की निंदा हो रही है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन आजम खान है जो बारूदी हमले में भी राजनीति सूंघ रहे हैं। नफरत की राजनीति पर सुनिए विवाद आजम का एक और बयान। पहले ये देखें आप कि बेगुनाहों को पहले किसने मारा, फिर बाद में किसने मारा। मैदान जंग में जंग नहीं होती। अब हवाई जहाज रॉकेट बरसाते हैं, बम बरसाते हैं, मौत बरसाते हैं। विरोधी दलों की माने तो वो इसे साफ साफ आतंक पर राजनीति की कोशिश बता रहे हैं। खुद आजम खान भी इस मुद्दे पर विवाद को खुद के मुसलमान होने की वजह से उछाला जाना बता रहे हैं। हालांकि जब दूसरे नेताओं के बयानों पर उनकी राय जानी जाती है तो उन्हें उपदेशक बनने में देर नहीं लगती। क्या दिल जोड़ने वाली, क्या अपनी सभ्यता दिखाती हैं। पता चलता है ऐसे होते हैं धार्मिक लोग। इसे कहते हैं उपदेश कुशल बहुतेरी। साक्षी महाराज और महंत आदित्यनाथ जैसे नेताओं के बयान पर नैतिकता का मुखौटा लगाने वाले आजम पर नफरत की राजनीति करने का आरोप यूं ही नहीं लगता। मीडिया से बातचीत के दौरान जब सिख समुदाय के एक पत्रकार ने किसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उनकी राजनीति का वही अंदाज नजर आया। वही आपको आतंकवादी कह चुके हैं सरदार भाइयों ना, तो आपको आतंकवादी कह चुके हैं। तो कहो ये भी सही कहा था उन्होंने, आपको आतंकवादी कहा, मुझे तो एक मिनट जवाब जाने दो। नहीं, जब आपके लिए कहा था तब आपको तो बुरा नहीं लगा था। हमें उस वक्त भी बुरा लगा था जब आपको आतंकवादी कहा था। बेटी एक सरदार की, देश के गद्दार की, वो गद्दार देश के, तो ये कहा था के लिए नहीं कहा था। भूल गए, हरमिंदर साहब भूल गए। हमें 6 दिसंबर याद है, आप भूल गए। आजम खान किस लकीर पर सियासत कर रहे हैं ये साफ है। ये तब भी साफ हुआ था जब हिंसा के एक मामले को उन्होंने यूएन में उठाने तक की बात कह दी थी। लेकिन हैरानी तब होती है जब कांग्रेस के नेता भी इसी तरह की बोली बोलने लगते हैं। मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने इसी तरह पेरिस पर हमले को जायज ठहराया। उन्होंने कहा, ये हमले फ्रांस में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का नतीजा है। मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया से कहा, 9/11 के बाद से बिना ये सोचे कि कौन मासूम मुसलमान है और कौन गुनहगार, मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद में मारोगे, उनका घर खत्म करोगे, जैसा कि अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में किया, तो इसका रिएक्शन तो होगा ही, ये लाजमी है। आतंकवाद का भुक्तभोगी होने के बावजूद इस पर राजनीति जारी है। कभी सलमान खुर्शीद, कभी मणिशंकर अय्यर, तो कभी आजम खान,
इस राजनीति के चेहरे नजर आते हैं। क्या नफरत के बोल आतंक से निजात दिला पाएंगे? क्या पेरिस हमले को जायज ठहराया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इससे निकलते हैं कुछ सवाल जो हम बगैर वक्त गवाए आपको उन सवालों से रूबरू कराते हैं कि क्या बेगुनाहों की मौत में भी सियासी नफा नुकसान देखा जा सकता है? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या एक खास कौम के वोट के लिए विवादित बयान दिए जाते हैं? तीसरा सवाल, क्या किसी भी आतंकी घटना को जायज ठहराया जाना चाहिए? चौथा सवाल, क्या एक्शन का रिएक्शन कहकर हर हिंसा को जायज ठहराया तर्कसंगत है? और पांचवा सवाल, क्या विवादास्पद बयानों पर अफसोस जाहिर करेंगे जिम्मेदार नेता? ये 5 सवाल और हमारे साथ आज के खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो से और तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं उनसे आपको हम रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लखनऊ से दारुल उलूम फिरंगी महली प्रवक्ता मौलाना सूफिया निजामी साहब हमारे साथ हैं। दिल्ली से बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेंगलुरु से समाजवादी पार्टी के सचिव राजीव राय हमारे साथ हैं। दिल्ली से गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं और पटना से RSS के विचारक राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बेगुनाहों की मौत पर सियासत कहां तक जायज है? आपको लगता है इससे बचा जा सकता था? जी राजीव जी। देखिए, बेगुनाहों की मौत पर पूरी दुनिया मातम मना रही है, निंदा का कार्य है और हमारी पार्टी ने चाहे कोई ऐसा जो इंसानियत को समझता हो ऐसी घटना को सही नहीं ठहरा सकता। रही बात आप लोग जिस बयान को उछाल रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बयान जब दिखाया करिए तो पूरा दिखाया करिए। हमारी पार्टी ने आजम खान साहब ने भी निंदा करी है। ये और है कि बहस का मुद्दा हो सकता है कि हर बीमारी का आतंकवाद एक बहुत बड़ी बीमारी है और बीमारी का कोई ना कोई जड़ होता है। इराक और अफगानिस्तान उदाहरण है। जिस तरह से इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर बमबारी की गई, इराक को तबाह किया गया, क्या वहां आतंकवाद खत्म हो गया? जो पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड है, इस पर 2 तरह के विचार हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर 2 तरह के विचार कभी नहीं हो सकते, चाहे मेरी पार्टी में चाहे कहीं भी, कि आतंकवाद एक गंभीर बीमारी है, निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, मानवता के नाम पर कलंक है। नहीं राजीव जी, बात जो एक्शन और रिएक्शन की है उसको हो सकता है ये बयान किसी और वक्त पे होता तो हो सकता चला जाता, लेकिन आप जिस समय इस बात को कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीधे आपको लगता है उस बात को जायज ठहरा रहे हैं कि जो घटना हुई वो जायज है, क्योंकि आप रेफरेंस जहां जोड़ते हैं। नहीं, जायज नहीं, आपका सोचने का अंदाज है। आप बारिश से घर में आए और आपको छींक आ जाए, बोले कि बारिश में भीगोगे तो छींक आ जाएगी, बारिश में नहीं भीगना चाहिए। हो सकता है कि बारिश में भीगने से भी छींक आ गई हो, तो आप बोलेंगे कि किसी और टाइम पर बोले हो तो ठीक है, अभी मुझे छींक आ रही है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने एक अपना विचार व्यक्त किया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आतंकवाद जो हुआ वो सही है। 2 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, उन्होंने निंदा किया है। दूसरी बात, उन्होंने इसको जायज नहीं ठहराया है। खाली कैसा क्यों बढ़ रहा है अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसको उतना ही सीमित रखिए। जी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बात कहने का हक सबको है इस देश में, इस मुल्क में सभी लोग अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक्शन और रिएक्शन की जो बात वो कह रहे हैं, इससे तमाम देश में और बाहर की तमाम घटनाएं जो हुई हैं पूर्व में, वो उससे फिर एक सिलसिला जुड़ता है और तमाम सारे लोग जुड़ते हैं। मैं सिद्धार्थ नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना में जो बात आई, क्या वो छींक और बरसात वाली बात है जो राजीव जी कह रहे हैं कि उसका रेफरेंस गलत निकाले गए? लोग हजारों की संख्या में आतंकवाद से मर रहे हैं और समाजवादी पार्टी डिफेंस में उतरती और ये कहती है कि बारिश में भीग जाओगे, तो छींक और बारिश की तुलना कर देते हैं। एक्शन रिएक्शन के जो कमेंट है आजम खान ने जो दिए हैं, साफ दृष्टि से आजम खान का जो कमेंट है वो निंदनीय है। उसका कारण क्या है ये हम सब लोग समझते हैं, मगर जो कारण के वजह वो कहते हैं वो भी निंदनीय है, क्योंकि वो किसी न किसी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। जहां तक कि आजम खान का जो जस्टिफिकेशन दिया है, वो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि जो एक्शन रिएक्शन जो है वो हुआ इसलिए है क्योंकि इराक के अंदर और सीरिया में जो वहां पे आतंकियों को खत्म करने का जो प्रयास हो रहा था, उसके वजह ये हो रहा है।
तो उन्होंने उसका जस्टिफाई करा है कि आतंकवाद का जस्टिफिकेशन यह है। तो भारत की जो लड़ाई है, जहां पे एकजुट भारत के अंदर सब लोग मिलकर एकजुट एक आवाज से जो आतंक के खिलाफ लड़ाई का जो बिगुल बजना चाहिए, वहां पर आजम खां जैसे और मणिशंकर अय्यर जैसे और सलमान खुर्शीद जैसे जो बयानबाजी करते हैं, उससे कहीं ना कहीं देश की छवि को हानि पहुंचती है, ये हमारा मानना है। जी, मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल सिर्फ आजम खान से नहीं है, सवाल उन्होंने ही भी कुछ बोला है कांग्रेस में, और मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह से बात कही उन्होंने भी लगभग उसी तर्ज पे बोला है। जी मीम अफजल साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले सोनिया जी ने इस सारे वाक़े को कंडेम किया, पूरी पार्टी ने किया, राहुल जी ने किया, हमने इस पर पूरा अपना स्टेटमेंट भी दे दिया। और हम समझते हैं कि आतंकवाद की किसी भी तरह की कोई भी घटना अगर होती है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आजम खान साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो एक मुसलमान हैं और उन्होंने कुछ अपने जज्बात का इजहार किया है, लेकिन मैं आज देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है, कल सारे उर्दू अखबारों में फ्रंट पेज पर लीड न्यूज़ ये बनी थी फ्रांस की, और हिंदुस्तान के जितने भी उलमा हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर के इमाम बुखारी तक, और शख्सियात जितनी भी हैं उनको भी आप देखें, यहाँ भी 2 हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उलमा हजरात बैठे हुए, वो भी इसको कंफर्म करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने न कभी आतंकवाद को सपोर्ट किया है और न कर सकते हैं। नहीं अफजल साहब, ये सवाल सिर्फ इस बात का है, फिर आजम साहब किस तरफ इशारा करते हैं? क्यों वो एक्शन रिएक्शन, वो चेन रिएक्शन जो बताते हैं, वो किस तरफ और क्यों इशारा करते हैं इस तरफ? प्रतीक जी, हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो 1991 से शुरू कीजिए। कुवैत के ऊपर जब आक्रमण किया था सद्दाम हुसैन ने, उसके बाद अमेरिका ने इराक पर हमला किया, कई हजार लोग मारे गए थे। 3, 4, 5 दिनों के अंदर ही इराक को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन ने 2-3 साल में उसको कवर करने के बाद इराक को दोबारा से इस्टेब्लिश किया। तब से ही कुछ जो मगरबी ताकतें हैं, वेस्ट के लोग हैं, वो सद्दाम हुसैन के पीछे लगे हुए थे और वहाँ पर न्यूक्लियाई हथियारों को लेकर के और उसके ऊपर ही उनको इल्जाम लगा करके आपने देखा कि वहां क्या हुआ। लेकिन जब देश के प्रधान साहब, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इस बात को, सुने, मैं बात सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं जरा सा 1 मिनट सुन लीजिए। मैं कोई किसी चीज का देखिए, आतंकवाद का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, चाहे इराक में कोई करे या इराक वाले कहीं जाकर के। बिल्कुल सर, जायज, आप बेहतर बात कर रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, इंक्लूडिंग आजम खान। तो मणिशंकर साहब ने खुद बयान दिया। तो मणिशंकर साहब के बयान पे आपका रुख क्या है? मैं यही जानना चाहता हूं, मणिशंकर साहब जो बात कहते हैं उसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, मणिशंकर साहब ने कई बार ऐसे बयानात दिए हैं और उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। मैं सीधी सी बात करता हूं, कांग्रेस पार्टी का व्यू वो नहीं है जो उनका है या उन्होंने जो कहा है, हमने इसको कंडेम किया है। यकीनन ये एक ऐसा मौका है जब आप बहुत सारे सवालात उठा सकते हैं और उठाते हैं लोग, और ये देश डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं। मैं राकेश जी, और ये राकेश जी के ताल्लुक से नहीं है। राकेश जी, आखिर ये सवाल ये भी उठता है कि आखिर आजम खान जब के खिलाफ भी अगर कुछ होता है तो वो भी सवाल उठाते हैं। जायज बात नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं मीम साहब, लेकिन सवाल इस बात का है राकेश जी, जब ये सवाल उठाया जाता है तो एक बात अभी से पहले भी बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ पोलराइजेशन की बात होती है। क्या उससे सियासी फायदे लेने की बात है? कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई घटना हो रही है, चाहे वो मीम अफजल साहब ने बहुत बेहतर बात कही कि इराक में हो चाहे पेरिस में हो, दोनों ही जगह कंडेम करना चाहिए, लेकिन सियासी लकीर खींचना कहां तक जायज है? देखिए, अभी जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं वो सामान्य हिंसा की या सांप्रदायिक घटनाओं से भिन्न है। विश्व के स्तर पर ISIS, अल-कायदा जैसे संगठन जो कर रहे हैं, उसको अंग्रेजी में एक शब्द है एपोकैलिप्टिक वायलेंस। इसका अर्थ है कि डिस्ट्रक्शन के लिए वायलेंस, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं से होते हुए किसी बुजुर्ग तक कहीं कोई संवेदना नहीं है। किसको मारा जा रहा है इससे मतलब नहीं है, मारना है।
क्यों मारना है, उसका उनका एक रिलीजियस जस्टिफिकेशन है, जिससे वो रिलीजन सहमत नहीं है, लेकिन वो रिलीजियस जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आईएसआईएस का जो मैगजीन है, उसका मंथली मैगजीन निकलता है, जिसको पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। डेविक का संपादकीय पढ़ लीजिए, उसके आर्टिकल्स को देख लीजिए, वो कहां से खाद पानी ले रहा है, क्यों लोगों का आकर्षण कर रहा है। उस परिस्थिति में जब फ्रांस में ऐसा नृशंस आक्रमण हुआ, घटना हुई, लोग मारे गए, उसे भारत के 2 राजनेता उसको वैचारिक आधारभूमि प्रदान कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। समर्थन करना तो छोटी बात है, दे आर गिविंग द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन टू टेररिज्म। वो एक वैचारिक पृष्ठभूमि दे रहे हैं कि तुमने मारा, इसलिए मार रहे हैं। और कांग्रेस की पुरानी आदत है रिएक्शन। राजीव गांधी ने कहा था पेड़ गिरता है तो हलचल मचती है। और आजम खान, मैं कहता हूं ये दोनों लोग मानवता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, ये दोनों लोग मानवता के खिलाफ वार वेज कर रहे हैं। मौलाना सुफियान साहब, मैं इस पे रिएक्शन चाहता हूं। मौलाना सुफियान साहब वैचारिक भूमि प्रदान कर रहे हैं। मौलाना सुफियान साहब, मणिशंकर अय्यर और आजम खान पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वो क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल हैं। साहब से मैं आऊंगा, मौलाना सुफियान साहब, मैं आपसे रिएक्शन चाहता हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं कहीं फाउंडेशन पे। मौलाना सुफियान साहब। नहीं, देखिए, मैं इसमें 2 बातें अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जैसा मीम अफजल साहब ने बयान की कि तमाम जो मुस्लिम तंजीमें हैं, यहां तक कि पूरे हिंदुस्तान के हमारे उलमाए कराम ने फ्रांस पर जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत की है, उसकी निंदा की है। लेकिन दूसरी बात इसमें यह है कि जो डबल स्टैंडर्ड है इन मगरिबी देशों का, उसमें हमें जरा सा सोचना पड़ेगा। देखिए, आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, उसामा बिन लादेन हो, इन तमाम तंजीमों का और इनके मालिकान का इस्लाम से या इस्लाम की तालीम से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक्शन का रिएक्शन जब होता है, जब यही तंजीमें आप इनको गिजा फराहम करते हैं, आप इनको हथियार फराहम करते हैं, आप इनसे सस्ते दामों में पेट्रोल खरीदते हैं और आईएसआईएस को पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो अरब कंट्रीज के अंदर वावैला मचाएं, लोगों को कत्ल करें। रोजाना गल्फ में 5000 मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, उस पर कहीं शोर नहीं होता। सेम डे बैरूत में 40 लोग मारे गए, उसमें कोई शोर नहीं होता। इराक के अंदर, बगदाद के अंदर 140 लोगों को मारा गया, उस पर कोई शोर नहीं होता। लेकिन फ्रांस पे जो हमला हुआ है यकीनन वो काबिल मजम्मत है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है भाई कि खून सबका है। अरे मौलाना साहब, ऐसी बात मत कीजिए जिससे देश में आईएसआईएस के प्रति सहानुभूति पैदा हो। आप लोग आईएसआईएस का प्रचार आप तो अजीब सी बात कर रहे हैं। आप लोगों यहाँ लड़ाई आतंकवाद से है, आप तो दूसरी बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई नहीं, आदत नहीं है, ये बहुत खराब बात हो रही है। जो विचार आप प्रकट कर रहे हैं उससे तो भारत के मुसलमानों को जो आज मुसलमानों को कत्ल कर रही हैं। सवाल तो इस बात का है, हमारा भी मुसलमान जाए, उसके बाद जस्टिफिकेशन भी मुसलमान पैदा करना जा रहे हैं, कत्ल भी मुसलमानों को किया जाए और उसके बाद जस्टिफिकेशन भी मुसलमान निंदा कीजिए। हमारा भी इराक के अंदर, सीरिया के अंदर मुसलमानों को जाए, उसके बाद कटघरे में मुसलमानों को खड़ा किया जाए। तो ये पॉलिसी आपकी जो है ये नाकामयाब होगी और इसको हम किसी तरीके से कामयाब नहीं होने देंगे। और जहां तक आईएसआईएस का इस्लाम से, इस्लामी तालीम से कोई लेना देना नहीं है। और इस कौन कह रहा है आप इससे संघर्ष को कीजिए, आप सहानुभूति की लकीर पैदा कर रहे हैं। बहुत खराब से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान की भूमि पर ऐसी बातें हो रही है, या आतंकवाद के प्रति एक सहानुभूति की लकीर पैदा हो जाएगी। थोड़ी राकेश जी तय करेंगे कौन। अरे राकेश सिन्हा साहब, राकेश जी आप तय करेंगे कौन क्या बोलेगा। अरे आप जो बातें कर रहे हैं पूरी दुनिया में क्या संदेश दे रहे हैं। मैं कहता हूँ आप जो कह रहे हैं वो आतंकवाद के लिए समर्थन आधार पैदा कर रहे हैं। भारत में क्यों ऐसा स्टेडियम तैयार करना चाहते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। टीपू सुल्तान की शहादत को न मनाए जाने का ऐलान करते हैं आप लोग। और आप घोर निंदनीय बातें कर रहे हैं। आजम खान की बातों को ही दूसरे शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। आजम खान की निंदा कीजिए, इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जो बात कही है ये हम तय करेंगे, क्यों नहीं तय करेंगे जब आप आतंकवाद के साथ वीजा फराहम की अमेरिका ने, और आज अमेरिका ही के लिए वो आप बोलिए, लेकिन गलत बोल रहे हैं। भारत में आतंकवाद को मत परोसिए, भारत के मुसलमान युवाओं को मत दिग्भ्रमित कीजिए। पहले दूसरे की बात सुनिए। नहीं, आप हमें ना सिखाएं। मीम अफजल साहब कुछ कहना चाहते हैं। नहीं सिखाएंगे, आप गलत बात कर रहे हैं, एकदम गलत बात कर रहे हैं। सिखाएं। मीम अफजल साहब कुछ कहना चाहते हैं। एक कह रहे हैं कि सर्बिया में हम लड़ रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री ऐलान कर रहा है कि आइडेंटिफाई करो कौन शत्रु है, किसके खिलाफ हम संघर्ष करें। लग रहा है
प्रतीक जी, जब हकीकत होती है तो सबको बुरा लगता है, जब हकीकी बात कही जाती है तो सबको तकलीफ होती है। मीम अफजल साहब को बोलने दें। जी 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 जी। मैं देखिए राकेश सिन्हा जी से मैं गुजारिश करूंगा, अगर कोई शख्स कुछ हकाइक की तरफ ध्यान दिला रहा है, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो आजम खान को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ हकाइक सामने रखे, मैंने आपको बताया, मैं तो बल्कि मुझे शिकायत है इस बात की कि आजम खान साहब ने एक बात की, कल से पूरा मीडिया लगा हुआ इस पर। अरे भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों ने, बड़ी बड़ी तंजीमों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल और उसके अलावा जितने भी मदारिस हैं, सबका कंडेमनेशन आया है। और हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ना आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ है, ना होगा और ना कभी था। लेकिन बुनियादी बात यह है, मैं आपसे बहुत ही निम्रतापूर्वक एक बात कहूंगा कि आपको ये जरूर देखना चाहिए। देखिए इराक के अंदर ये नहीं है, मैं कह रहा हूं आईएसआईएस ने बहुत लोगों को मारा है इराक के अंदर, सीरिया के अंदर उन्होंने मारा है, उनके साथ कोई हमदर्दी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनकी जबान बोलने वाले हम लोग नहीं हैं, उनकी जबान बोलने वाले कुछ दूसरे लोग हैं। तो यहाँ पर प्रोपेगेंडा, हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि आईएसआई को सपोर्ट करने वाला खुद मुसलमान नहीं हो सकता। जो बात करी, लेकिन ये कहना कि 6 लाख लोग अब तक इराक में कहां से आ रही है बता दीजिए तो। मुखालिफ भी है मीम अफजल साहब उसकी ताकत क्यों बढ़ा रहे हैं? उसके अंदर अमेरिका का जिस तरह से हाथ है उसकी भी तो आपको निंदा करनी चाहिए। आप अमेरिका मत कीजिए, आप अमेरिका के नाम पर मैं इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। पेरिस में बेगुनाहों की मौत और मौत के बाद आजम खान का एक बयान, उसके बाद मणिशंकर अय्यर का बयान, उसके बाद सियासत का गरमाना, और इसी मुद्दे पर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ अंसार रजा साहब भी मौजूद हैं, गरीब फाउंडेशन के। जी अंसार रजा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं राजीव राय जी के पास जाना चाहूंगा। जी, तमाम पैनलिस्ट आपके बोल चुके हैं। श्योर मैं आ रहा हूँ राजीव जी, आप ही के पास आऊंगा। जी, ये पहले बोलना चाहते हैं मौलाना साहब। तमाम पैनलिस्ट आपके बोल चुके हैं, कोई आजम खान की तरफ से बोल रहा है, कोई आरएसएस की तरफ से बोल रहा है, कोई किसी की तरफ से बोल रहा है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, पेरिस में जो हुआ है वो गलत हुआ है। ना तो इस्लाम इस तरह का कोई पैगाम देता है, ना इस तरह की तालीम देता है। इस्लाम का इस आईएसआईएसआई से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आजम खान साहब ने जो कहा है, आजम खान की आदत है जो मुंह में आता है बक देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। पहले उन्हें एक्शन रिएक्शन समझना चाहिए, बाद में दूसरी जगह वो एक्शन रिएक्शन की बात करें। तीसरी बात, यूएन तक ये खबर पहुंची, पेरिस में जो हमला हुआ गलत हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से उठाया। आज प्रधानमंत्री साहब ने यह बात कही है कि अब हमको आतंकवाद की परिभाषा समझनी होगी। यह जुमला है हमारे प्रधानमंत्री साहब का कि हमें आतंकवाद की परिभाषा समझना होगी। मैं एक बात जानना चाहता हूं, बिल्कुल हमारे वजीर आजम ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चुना यह बात उठाने के लिए, लेकिन एक दिन पहले 140 मौतें हुई हैं इराक में। क्या उस वक्त आतंकवाद की परिभाषा हमें नहीं समझनी चाहिए थी? यूएन में जब यह बात उठाई, यूएन ने जवाब क्या दिया? क्या अहमियत ली हमारे प्रधानमंत्री की बात की? कोई अहमियत नहीं। फिर उस प्लेटफॉर्म पे मौत चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मौत कहीं भी हो, वो गलत है। किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। रहा सवाल आजम खान साहब का, तो आजम खान के पास आजम खान के पास कुछ नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के अंदर अगर हल्का सा भी एहसास बाकी है इस मुल्क से मोहब्बत का, तो आजम खान को कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। ना ये मुसलमानों का है, राजीव जी रिएक्शन चाहूंगा। राजीव जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, फिर उसके बाद सिद्धार्थ जी बोलना चाह रहे हैं। जी राजीव जी, कि पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, ले पाएंगे? देखिए, इस तरह का बयान देने वाले पता ना किस सोच और विचारधारा, या तो सत्ता के अहंकार नशे में चूर हैं या किसी और वजह से। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। लिखे वही बोलना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे राजीव जी, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं नहीं बोला था, अगर आप मुझे इजाजत देंगे बोलने के लिए तो अच्छा रहेगा। आप बोले तो मैं तो बोला नहीं। आपको ठीक है, नहीं अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप नुमाइंदा नहीं, मुझे बोलने की इजाजत दे तो मैं और आभारी रहूंगा आपका। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस राष्ट्रभक्ति की सोच के तहत हमारे आरएसएस के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलने लगते हैं कि किसी को क्या बोलना चाहिए, किसी को क्या नहीं बोलना चाहिए, वही राष्ट्रभक्ति की सोच मुझे इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर पेरिस में आतंकवादी हमला होता है तो सीरिया पर अटैक कर सकता है फ्रांस,
अगर अमेरिका में अटैक होता है तो अफगानिस्तान में अमेरिका अटैक कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो कश्मीर में जाकर अटैक कर सके। और मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जाकर प्लेटफॉर्म से अंतर्राष्ट्रीय बातें करते हैं, लेकिन ये सवाल कहीं नहीं उठाते। आजम खान साहब ने जो कहा उसमें दो बातें, अच्छा रहा होता अगर आपका बयान हेडलाइन ये रहा होता कि आजम खान ने भी इस घटना की निंदा करी। आजम खान ने कहीं जस्टिफाई नहीं किया है। और जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं, ये प्रतीक जी सिद्धार्थ जी दंगा नहीं कराना चाहता हूँ। पाकिस्तान से अगर हमला होता है, मैं अमेरिका और फ्रांस से सवाल करना चाहता हूँ। पश्चिमी देशों से सवाल, आपको पेट में क्यों तकलीफ होने लगी? मैं अमेरिका से और फ्रांस से, पश्चिमी देशों से सवाल करना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर हमला हो तो हिंदुस्तान दुनिया के किसी कोने पे जाकर अटैक कर सकते हो, सर्जिकल अटैक कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान को इस बात की क्यों आजादी नहीं है? दोहरा नहीं है। इराक पर जो हमला हुआ, इराक पर मास डिस्ट्रक्शन के हथियार नहीं मिले गए, तो दोहरा मापदंड नहीं है। हिंदुस्तान में रहने पर उन लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिनको आजादी में कई आरएसएस का योगदान नहीं रहा। आज राष्ट्रपति का बीड़ा बोलते हैं, राकेश जी इतने बड़े प्रचारक हैं, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, जिस तरह का अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र के साथ राजीव जी, मैं राकेश जी से पूछूंगा कि वो जो भाषा बोल रहे हैं वो अहंकार की है या नहीं, लेकिन मैं सिद्धार्थ जी के बाद जी सिद्धार्थ जी, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे थे जी। मैं देखिए, जो आपकी डिबेट है, जो जिस प्रश्न पे आपने डिबेट रखी, वो आजम खान मणिशंकर के बयान के ऊपर है। जी बिल्कुल सही। बात कहां से घूमते घूमते कहां चली गई ये मेरे को समझ नहीं है, इसलिए मैं तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। जी लेकिन आ जाइए। मैं खाली हमारे नीम अफजल साहब बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो आए हैं जो कि वकालत कर रहे हैं एक्शन और रिएक्शन के ऊपर, मैं खाली इतना ही पूछता हूं। घटना हुई पेरिस में, एक ISIS ने उसको कबूला कि हमने ये करा है, उसके पीछे कारण हो सकते हैं, वो एक डिबेटेबल पॉइंट बनाना चाहे आप बाद में बनाएं, लेकिन आज क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एक कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और दूसरे एक समाजवादी के बड़े मंत्री आजम खान ने आज आप लोगों को मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आप लोगों को बयानबाजी करनी पड़े। यह दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि नहीं है? किसने इनके ऊपर प्रश्न उठाया? क्या भारतीय जनता पार्टी या RSS ने प्रश्न उठाया, या जो बयान दिए हैं आजम खान ने और मणिशंकर अय्यर ने, जिसके कारण आज आप उनको डिफेंड कर रहे हैं? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई है। मैं आपको एक बात क्लियर क्या कर दूं, आप लोग आजम अपने खान इन लीडर के मुसलमानों के नेता नहीं है। सवाल ये आप उठता नोट है, कर लीजिए, आजम खान मुसलमानों के लीडर नहीं है। आप लोग क्यों नहीं उनको कंडेम करते और फिर शांत हो जाए? ज्यादा कंडेम कौन करेगा? आजम क्यों खान नहीं को उनको कंडेम मैंने करके इतनी बड़ी बात कही राजीव जी से, अगर समाजवादी पार्टी में भारत के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप लोग क्यों इतनी बड़ी कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है? हमें उनकी हैसियत मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश को उनकी हैसियत मालूम है, और आने वाले चुनाव में और बता दी जाएगी वो कि कितनी भारत के हैसियत है। नागरिक हैं, मगर आप उनको कटघरे में खड़ रहे हैं क्योंकि आप एक्शन रिएक्शन को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। जी राजीव जी, एक्शन रिएक्शन को डिफेंड कर रहे हैं आप। जी राजीव जी, नीम अफजल साहब मैं आता हूं आपके पास। जी राजीव जी, देखिए, कोई एक्शन रिएक्शन को डिफेंड नहीं कर रहा है, कोई एक्शन रिएक्शन को डिफेंड नहीं कर रहा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने साफ कह दिया है, पार्टी ने आधिकारिक रूप में बयान दे दिया है। मैं यहाँ चैनल पर कह रहा हूं, प्रवक्ता के रूप में, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आजम खान के बयान के बारे में आपने उनकी शुरुआत क्या लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में इस बात की भी आजादी नहीं है कि कोई सोचता है कि किसी बीमारी का ये कारण हो सकता है या नहीं? कारण बताने से पहले RSS और भारतीय जनता पार्टी से जाकर परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। जी जी राजीव जी, ये सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। आप हमारी चिंता मत करिए, हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, नहीं निकाल दिया जाएगा। आपका जो हाल हो रहा है आप अपनी चिंता करिए, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो राजनीति में मेरा धंधा है, तो पार्टी मेरी दुकान है। मैं सबको ही जाना चाहता हूँ। सिद्धार्थ जी, राकेश सिन्हा जी बहुत दानिश्वर लोग हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की पर्सनल अटैक अगर आप ना करें ना, इतने बड़े चैनल पर बैठकर पर्सनल अटैक ना करें। अगर पर्सनल बातें कहने लगी किसको क्या कर दिया जाएगा तो आपके ऊपर भी 100 सवाल उठ सकते हैं। उसका समर्थन आप क्यों वहां लगे हुए हैं? किस लाभ में, किस लालच से वहां लगे हुए हैं? कौन लगा हुआ है लालच से? नहीं पर्सनल बात नहीं, पर्सनल बात नहीं। मैं राकेश जी,
राकेश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप लोगों के अंदर यही एक बीमारी है कि जब दुखती हुई रग पे हाथ रखा जाता है तो पर्सनल अटैक करते हो। अंसार साहब मैं पर्सनल बातों पे बिल्कुल नहीं यहाँ पे करूंगा, कोई नहीं, पर्सनल बात तो कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना बात जानना चाहता हूं, आजम खान के बारे में जरा सा हमने क्या कह दिया, आपके पेट में दर्द हो गया, हमें आप पार्टी से जोड़ने लगे। नहीं बिल्कुल आप पर्सनल अटैक करेंगे हमारे ऊपर? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ राकेश जी ये कहना, उन्होंने कहा कि अगर ताकत है तो आजम खान के बयान का खंडन कीजिए, और नहीं है तो फिर बताइए कि आप आजम खान के साथ खड़े हैं। राजीव तो बोलिए। राजीव जी आप बोलना चाहते हैं इस पर? ताकत की सर्टिफिकेट मौलाना साहब आपको देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ताकत को संभालिए। हमें जितना सर्टिफिकेट देना होगा 2017 में हम बांटेंगे, और देख लीजिएगा कैसे आपको लेने की जरूरत नहीं है ना। आज 2012 में भी आप यही कह रहे थे, 2017 में भी हम देख लेंगे, इंतजार करिए। अभी से भविष्यवाणी को, कभी ताकत के सर्टिफिकेट देंगे, कभी भविष्यवाणी करेंगे। लेना चाहूँ राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं रोकना चाहूंगा राजीव जी, आपको माफी चाहूंगा। सुफिया साहब मैं जानना चाहता हूं, लोगों को यह भी था कि जो रिएक्शन आ रहा था, जो कि बार बार बात आ रही है कि वो रिएक्शन, शार्प रिएक्शन नहीं हुआ, आजम साहब की बात को कंडेम नहीं किया गया, ऐसा लोगों को लगा। ये लगा है या सिर्फ वास्तव में उन पर तवज्जो ही नहीं देने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है मौलाना सुफियान साहब? देखिए प्रतीक जी, इससे बात यह नहीं है कि दो बयान उन्होंने दिए। भारत में आईएसआईएस अपनी जमीन खोज रहा है, और भारत के मुसलमान इतने देशभक्त हैं, इतने विवेकशील हैं कि उन्होंने आईएसआईएस को कोई पनाह नहीं दी। भारत में कोई उनको जगह नहीं मिली, जमीन नहीं मिली। आज जब ऐसे बयान आते हैं जिसमें आईएसआईएस के द्वारा की गई हिंसा को अप्रत्यक्ष रूप से जस्टिफाई करते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, इससे आईएसआईएस बदला ले रहा है, तो आईएसआई जो बात लोगों तक समझाना चाहता है उसके लिए एक संप्रेषण का माध्यम बन जाते हैं। क्योंकि आप राजनेता हैं, मंत्री हैं, आपका कद बड़ा है, और आप जब ऐसी बातें कहते हैं तो मुस्लिम युवा जो आईएसआई से थोड़ा सा अट्रैक्टेड है पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। और एक बात और मैं अंत में कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वोट के लिए आप 100 साल देश पर शासन कर लीजिए, मानवता को अंत करने वाली ताकत के साथ खड़ा मत होइए। भारतीय जनता पार्टी रहे न रहे, आरएसएस रहे न रहे, मानव सभ्यता तो रहना है। मीम अफजल साहब, मैं आ रहा हूं साहब, मीम अफजल साहब से रिएक्शन चाहता हूं। समाप्त करने वाला वायलेंस है। आईएसआईएस के खिलाफ हल्ला बोलना पड़ेगा, एक होकर लड़ना पड़ेगा। यह सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। राकेश सिन्हा साहब एक बात कह देता हूं आपकी बात पर, आजम खान अगर आईएसआईएस हिंदुस्तान में पैर फैलाना चाहता है और जिस तरह से लोगों का दिमाग जा रहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ, मीम अफजल साहब भी वही बात कहेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की मार्फत तो हिंदुस्तान में आईएसआईएस नहीं फैल सकती। किसी दूसरी तंजीम को अगर वो उसमें पनाह ले ले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत का मुसलमान उसके चंगुल में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आपकी बात है। मैं मीम अफजल साहब से रिएक्शन जानना चाहूंगा क्योंकि आपने उनकी बात कही है, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन बहस में बगैर कोई वक्त गवाए सीधे मौलाना सुफियान निजामी साहब के पास जाना चाहेंगे। मौलाना साहब, जिस तरह की बातचीत हो रही, बयानबाजी, उस पर अफसोस जाहिर करने की बात है कि अफसोस जाहिर करना चाहिए, आपको लगता है मौलाना साहब? मौलाना साहब, असल में देखिए, हमें लगता है कि हमारा मसला यह है कि जो एक शेर के साथ मैं बताना चाहूंगा जी, कि बड़ा मशहूर शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि अगर हम कोई बात, और वो बात हकीकत से उसका ताल्लुक हो, अगर हम करते हैं तो हमें हुब्बुल वतनी का पैगाम दे दिया जाता है। हमें आरएसएस और इस जैसी तंजीमें हमारे ऊपर फौरन इल्जाम लगा देती हैं कि हम आईएसआईएस के प्रचारक हैं। हमने ये कहा कि हमारी साथ साथ हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, तमाम मदारिस ने, तमाम तंजीमों ने आईएसआईएस का न कभी साथ दिया है और इंशाअल्लाह क़यामत तक न कभी साथ देंगे। रही बात हकीकत की, तो यह हकीकत है कि आज जो वीडियो हमारे पास आते हैं आईएसआईएस से मुताल्लिक, उसमें 200 लोग, 300 लोग आईएसआईएस के दिखते हैं जो जिनका वीडियो क्लिप आती है। लेकिन अफसोस हम सब देखते हैं, अमेरिका उसको क्यों नहीं देख पाता। आप अमेरिका से सस्ते आईएसआईएस से सस्ते रेट्स पर पेट्रोल खरीदते हैं, उसके बाद आप हम ही को मारते हैं, मुसलमानों ही को निशाना बनाते हैं, और फिर इल्जाम भी हमारे ऊपर आयद होता है। तो देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड जो है, मैं बराए मेहरबानी ये इन राकेश सिन्हा साहब से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को निशाना बनाना और मुसलमानों को टारगेट देना बंद करें। राकेश जी, और जो लोग आतंकवादियों का शौर्य दिवस मनाते हैं, बजाय ये बेहतर होगा आप उन्हें सबक दें तो ज्यादा बेहतर। जो बात कही मैं इसका जवाब देता हूं, आप सुन तो लीजिए जवाब।
जब इराक के सद्दाम हुसैन पर हमला हुआ तो भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको राष्ट्रवाद के प्रश्न पर, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन मुसलमान के नाम पर नहीं, राष्ट्रवाद के प्रश्न पर उस हमले की निंदा की। और जब भारत सरकार से अपील की गई कि इराक में सेना भेजें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हस्तक्षेप करके NDA 1 को मना किया कि आप अपनी सेना नहीं भेजेंगे। सवाल उसका नहीं है, सवाल नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड कब तक चलेंगे कि हम आह करते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं। सब आह ऊ की बात नहीं है, यह तो हिंसा का जो स्वरूप है जिसमें रिलीजन से जो वो पानी ले रहे हैं, खाद पानी ले रहे हैं, उसको समाप्त करने की बात है। इसमें किसी को मुसलमान से कहां है, कौन मुसलमानों को बदनाम कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि भारत के मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं उससे सहानुभूति पैदा होती है। ऐसी बातें जो उनको हथियार फराहम कर रहा है उससे बात करिए। ये षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं चलेगा। अमेरिका ने पाला, फ्रांस ने पाला, भारत ने पाला। षड्यंत्र के सिद्धांत से बाहर आइए। आतंकवाद से लड़ना है तो षड्यंत्र के सिद्धांत का सहारा मत लीजिए। मीम अफजल साहब लास्ट आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। देखिए मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि मीडिया को इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि काटजू साहब, विवेक काटजू, जो जस्टिस काटजू हैं, उन्होंने इस घटना के अगले रोज एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने आजम खान से भी बढ़कर के कुछ बातें कही थी। बिल्कुल मैं उनको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके ऊपर किसी ने बहस नहीं की। लेकिन आजम खान ने बयान दिया तो इस पर बहस हो रही है। मैं कहता हूँ इस पर भी बहस होनी चाहिए एक दिन। और मैं आपके चैनल को ये गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े मुसलमानों को बुलाइए, आप उनसे पूछिए कि आतंकवाद के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये जो घटना हुई है इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। बड़े इदारों के लोग बैठे हैं। आप नहीं, मैं इनके अलावा भी देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत अहम इदारा है, मिल्ली काउंसिल एक बड़ा इदारा है, और उसके अलावा अब आप देखिए शाही इमाम जो सबसे बड़े एक तरह से बड़ी मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम पहले दिन ही किया था। तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तानी के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनकी जो सोच है, अगर आप उसको सामने लाएंगे तो शायद ये जो इंप्रेशन है आजम खान के नाम पर लगता है ऐसे हिंदुस्तान का मुसलमानी कहीं गलत जगह पे जा रहा है। भीम अफजल साहब का कहना है कि आजम खान की अपनी सोच हो सकती है। सिद्धार्थ साहब, मैं चाहूंगा आप इस पर बोले कि आपका कहना है कि इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि सियासत के अंदर ये बयानबाजी हो रही है और आजम खान एक बड़े मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे अल्पसंख्यक की संख्या भी ज्यादा है, और मणिशंकर अय्यर एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनका बयान आता है, तो ये वाजिब बन जाता है कि इसके ऊपर कमेंट्री होगी। मगर अभी तक प्रतीक जी जितने भी पैनलिस्ट बैठे उनमें से मैं 3 कह सकता हूं, 3 ने आज एक्शन और रिएक्शन को जस्टिफाई किया। और दुर्भाग्यपूर्ण है जो एक करियर डिप्लोमेट है और नीम अफजल साहब, उनकी इज्जत करता हूं कांग्रेस के, उन्होंने भी एक तरीके से आजम खान को आखिरी दौर में अपने बयान से उनको भी काटजू से जोड़ते हुए उनको भी जस्टिफाई कर दिया। ये इनकी कहीं ना कहीं दुविधा है जो कि वोट बैंक की तरफ जाती है, और ये गलत इल्जाम लगा दिया कि हम लोग आजम खान के साथ खड़े हैं। का मुसलमान, ये आप कहना चाह रहे हैं, मतलब लास्ट डिबेट में आप ये साबित करना चाह रहे हैं भारत के लोगों को। उन्होंने 3 कहा है, वो बहुत, तो 3 में कौन कौन वो गिनवाते होते हैं? 3 कौन कौन है? जी उन्होंने कहा जिन्होंने 5 आदमी है उनके अलावा। नहीं, ये उन्होंने कहा आप कंडेम कर दीजिए। आप परेशान मत होइए चेयरमैन साहब, आप परेशान मत होइए। 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक प्रवक्ता कहीं के और बैठे हुए मौलाना साहब, आपके ऊपर निशाना नहीं है। तो क्लियर कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन बहरहाल बहस के ये जो तार हैं बहुत दूर तक फैले हैं। इसको फिर किसी दिन, जैसा कि मीम अफजल साहब कह रहे हैं, इस सिलसिले को जोड़ना होगा, एक बार फिर बैठना होगा और बहस को तमाम सारे जो सिरे जोड़ने होंगे। आज आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।